हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन शुरू कर दिया था और लॉज ऑफ मोशन में हमने जो भी लॉज थे वो देख लिए थे। ठीक है, हमने सारे थ्योरी एक तरह से देख ली थी। नेक्स्ट, आज से मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ दी फोर्सेस। जो हम वापस में बोल रहा हूं, मैं आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताना, फोर्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको नहीं बता रहा, मैं यहां पे बता रहा हूं जो फोर्स हम स्टडी करेंगे उसके बारे में, ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स है जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं, वो चार टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रेविटी, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फोर्थ इज वीक फोर्सेस। लेकिन मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं आपको, इनकी डेफिनेशंस नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ द फोर्सेस। जो फोर्स हम यहां पे स्टडी करेंगे वो, ठीक है, जो फोर्स हम यहां पे स्टडी करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना मान लो कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम होती है चैप्टर में, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको फोर्स पता चल गया और एफबीडी बनाना आ गया, तो बाकी सब तो रामायण वही है जो कल आपने देखी थी, बाकी सब वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ठीक है, और वेट, वी कैन से दैट वेट। जनरली इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे थे? एक पार्टिकल की डायमेंशन जिसकी नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल डायमेंशन जिसकी है, नेग्लिजिबल डायमेंशन है। तो अगर कोई भी पार्टिकल है नेग्लिजिबल डायमेंशन वाला, उस पर उसका वेट जो होता है, वो वेट किसके कारण आता है बेटा? ग्रेविटी के कारण आता है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। इसको मैं यहां से रिलीज कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, अब मैं यहां पे एक बॉडी टाइप बना रहा हूं, है ये पार्टिकल ही, तो इस पार्टिकल पर इसका वेट हमेशा इस पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और कितना लगाता है? mg के बराबर। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर उसके वेट के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। ये नीचे कहां पे है? अगर मैं इसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बोलूं, ये नीचे का मतलब क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये है इस नीचे का मतलब। लेकिन हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नेग्लिजिबल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो मैं नीचे ही बोलूंगा ना भाई। मुझे क्या दिखाई देता है? अर्थ बिल्कुल ऐसे फ्लैट है ना, मुझे कोई गोला थोड़ी दिखाई देता है। मैं सरफेस पर अगर देखूंगा तो मेरे लिए तो इस तरफ ही फोर्स लगा ना, टुवर्ड्स नीचे की तरफ। लेकिन अगर एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, बहुत बड़ा, जिसकी हाइट है कितनी? 100 किलोमीटर, उसको क्या लगेगा? अर्थ ऐसे जा रही है स्फीयर में, है ना, तो उसके लिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस तरह से बात करेंगे। तो जब भी आपके पास हम इसकी बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में पार्टिकल की बात करेंगे, तो पार्टिकल के लिए आपको हमेशा उसका वेट किस तरफ लगाना है बेटा जी? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर इस तरह से एक W फोर्स लगा दो mg के बराबर नीचे की डायरेक्शन में।
चाहे वो हवा में हो चाहे वो सरफेस पर हो। लो, हवा में है, ये सरफेस पर है, हवा में है तो भी इस पर एक फोर्स लगेगा mg। मैंने कहा सरफेस ऑफ द अर्थ, अब मैंने बोल दिया कि ये अर्थ है, जस्ट अज्यूम करो ये अर्थ है और यहां पे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक राक्षस खड़ा है इतना बड़ा, तो इस पर mg किस तरफ लगेगा बेटा? इस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बात समझ में आई ना? तो ग्रेविटी जो फोर्स लगता है वो किस तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोर्स को, इसको हम बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, representation of all the forces acting on the body by a diagram is called FBD. Representation of all the forces acting on it by graphically diagram is called FBD। ठीक है, ये होता है। बात समझ में आई? तो जैसे मैंने क्या बोला, इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। FBD कैसे बनाते हैं? जस्ट कंसीडर बॉडी एज ए पॉइंट। चलो देखो, FBD बनाना मैं आपको बताता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करेंगे? कंसीडर बॉडी एज ए पॉइंट मास। पॉइंट मास यही तो पार्टिकल होता है। नाउ अप्लाई ऑल द फोर्सेस विथ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक बॉडी इस पर ऐसे रखी हुई है m मास की, तो इस पर इस कंप्लीट बॉडी को आपने क्या किया? एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये लगा दिया डायग्राम से। अभी और भी लग रहे हैं इस पे फोर्स, केवल अभी हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ये केवल बता रहा हूं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने ये बोला कि ये है अपने पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैंने पूरे को एक पॉइंट मास मान लिया। अब इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था ना, तो मैंने पॉइंट मास माना, और इस पर नीचे की ओर mg फोर्स लगा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया जितने भी फोर्स इस पर लग रहे थे। इस पर और भी एक फोर्स आएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा mg के अलावा। देखो, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर mg फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा नीचे की तरफ। दैट इज द रीजन मैंने जैसे इसको छोड़ा ये नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ बुला रही है। हाँ या ना? बात समझ में आई? ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये अपनी तरफ बुला रही है, खींच रही है इसको। तो ये FBD होता है। आप क्या बनाएंगे FBD में? कंसीडर बॉडी एज ए पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन्हें डायरेक्शन के साथ अप्लाई कर दो, वही चीज FBD होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट टाइप फोर्स था ग्रेविटी, ये पहला फोर्स था ग्रेविटी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी के बारे में सभी को ऑलमोस्ट पता रहता है। नाउ सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको नॉर्मल रिएक्शन, और सीधा सा कई बार इसको नॉर्मल भी बोल दिया जाता है, नॉर्मल लग जाएगा। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स कहां से आता है? याद करो, एक्शन
रिएक्शन। जब भी दो बॉडीज टच होंगी एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्लॉक है, एक बक्सा यहां पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है, क्या ये वाला ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है? टच हो गई। क्या ये वाला ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है? बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल टच हो रही है सरफेस, ठीक है। जब भी दो सरफेस टच होंगी, जब भी दो सरफेस टच होंगी, तो वहां पे एक फोर्स आ जाएगा, तो वहां पे एक फोर्स आ जाएगा जिसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझो इसको, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मान लो ये जो डस्टर है ये मेरे हाथ पर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये जो डस्टर है ये मेरे हाथ पर इस तरह से रखा हुआ है। अगर यहां पे मेरा हाथ नहीं होता तो क्या हो जाता? ये डस्टर नीचे गिर जाता, हाँ या ना? मेरा हाथ अगर यहां पे नहीं होता तो ये डस्टर नीचे गिर जाता, बिल्कुल गिर गया। क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ऑन वेट अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसके खुद के वेट के कारण, ये जो डस्टर है इसके खुद के वेट के कारण ये नीचे की ओर जाना चाहता है, ये डस्टर नीचे की ओर जाना चाहता है, परंतु मेरे हाथ ने इसे रोक रखा है, तू नीचे नहीं जाएगा। मेरे हाथ ने इसे रोक रखा है। बात समझ में आई? हाँ या ना? सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे कांटेक्ट है, बिल्कुल है, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है, डस्टर का मेरे हाथ से कांटेक्ट है, बिल्कुल है, हाँ है ना? डस्टर का मेरे हाथ से कांटेक्ट है, बिल्कुल है। तो जहां पे भी कांटेक्ट होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा। मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं फर्श पे खड़ा हूं, अगर ये फर्श नहीं होता तो क्या मैं खड़ा रह पाता? नहीं, नीचे की तरफ गिर जाता। हवा में आप खड़े रह पाते हो? नहीं, नीचे, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नॉर्मल किस तरफ फोर्स लगेगा? ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ है ना? ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एक्शन। उसकी रिएक्शन क्या हुई? इस सरफेस ने ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ये देखो N1, ब्लॉक ने सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया N2, फोर्स अप्लाइड by block on surface, this is force applied on block by surface, that is the reaction, that is the reason इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कह देते हैं। अब बात ध्यान से सुनो, डायरेक्शन देखो नॉर्मली अपवर्ड लग रहा है, बिकॉज ब्लॉक जो है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन जो सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स act perpendicularly to the surface which is in contact, which is in contact। कई बार पॉइंट कांटेक्ट में होता है, तो आपको सीधी सी सरफेस देखनी है जो भी कांटेक्ट में है। कई बार ब्लॉक का पॉइंट एक कांटेक्ट में होता है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक को ऐसे रख दूं,
ये देखो पॉइंट कांटेक्ट में है, तो आपको सीधी सी सरफेस देखनी है जो कांटेक्ट में है। ध्यान से देखो, अगर इसका पॉइंट कांटेक्ट में है तो आप ये वाली सरफेस देख लो, और अगर सरफेस कांटेक्ट में है तो सरफेस देख लो। लगेगा परपेंडिकुलर, यहां पे इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, यहां पे इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। नाउ दूसरा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्चुअल में अगर मैं इनका टाइप ढूंढूं कि ये कौन से टाइप का फोर्स है, तो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इन नेचर ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, अब देखो मैंने क्या बोला एफबीडी में, ध्यान से सुनो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनो। अभी केवल इसका एग्जांपल ले रहा हूं, अभी हम ढेर सारे एग्जांपल लेंगे, काफी सारे एग्जांपल यहां पे आपकी बहुत सारे एग्जांपल इसमें करवाऊंगा अभी आपको। ध्यान से सुन लो पहले एक बार। एफबीडी की अगर मैं बात किया तो मैंने क्या कहा था एफबीडी में कि बॉडी पर, किस पर? बॉडी पर। किस पर? बॉडी पर। पार्टिकल बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना ही एफबीडी होता है। तो ये रही बॉडी, बॉडी को मैंने पॉइंट मास मान लिया। बताओ बॉडी पर फोर्स बताओ कौन सा लग रहा है? क्या ये लग रहा है? ये किस पर लग रहा है? देखो ध्यान से देखो, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक बाय बॉडी ऑन द सरफेस। मैं सरफेस का डायग्राम नहीं बना रहा हूं अभी। यहां पे सरफेस का डायग्राम आपको कभी नहीं बनाना है, अर्थ का डायग्राम आपको कभी नहीं बनाना है, अर्थ का डायग्राम आपको कभी नहीं बनाना है। आपको किसका डायग्राम बनाना है? केवल इस ब्लॉक का, इसका डायग्राम आपको बनाना है, ना कि अर्थ का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस। तो ये वाला थोड़ी है, तो बताओ ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये वाला ऊपर की तरफ, ये वाला ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब मैं बोलूं इस तरह से N1, तो एक तो ये लग गया, और दूसरा ग्रेविटी तो लग ही रहा है, mg, वो तो लगेगा ही लगेगा। ये एफबीडी कहलाएगा इस ब्लॉक का। अभी मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं, क्या N1 की वैल्यू कितनी है, ये सब गए इनको मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात केवल इतनी सी कर रहा हूं, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, वापस से इक्विलिब्रियम और मोशन की। अभी मैं केवल और केवल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। डायग्राम बनाना सीख लो, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आ गया तो सब कुछ आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो समझ में आई ये बात? चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बिल्कुल इतना अच्छे से क्लियर करूंगा ना, बिल्कुल मतलब मजा आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लो, लेकिन बस ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा, बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं ये सब चीजें, बहुत धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी भागेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे मान लो अब दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक तो ये है M1 का, और दूसरा ये है M2 का। पहले तो कांटेक्ट देखो कहां कहां है। एक कांटेक्ट यहां है, दूसरा कांटेक्ट यहां है, ये तो सरफेस है। दो कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक तो देखो इस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक M2 जो है वो इस वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है क्या? इस वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ रिएक्शन दे रहा है N, जस्ट अज्यूम करो 2, N2। तो इसकी रिएक्शन क्या हुई? इस वाले ब्लॉक ने, M1 वाले ब्लॉक ने M2 पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मतलब उस वाले डायग्राम में भी मैं आपको ये चीज बताना भूल गया।
देखो इसने अगर फोर्स N1 लगाया तो इसने N2 लगाया, इक्वल एंड अपोजिट N1 और N2 जो होते हैं वो बराबर होते हैं, N1 और N2 जो होंगे वो बराबर होंगे, ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो N2 समझ में आई बात, M2 सेकंड ब्लॉक ने फर्स्ट वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया N2, उसकी रिएक्शन क्या हुई, इस वाले ब्लॉक ने इस वाले पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये वाला फोर्स ऑन सेकंड ब्लॉक ड्यू टू फर्स्ट, ऑन फर्स्ट ब्लॉक ड्यू टू सेकंड। नेक्स्ट ये वाला भी कांटेक्ट आ गया तो इसको मैं यहां पे कर देता हूं। नेक्स्ट इस वाले ब्लॉक ने सरफेस पर एक फोर्स लगाया N1 नीचे की तरफ, उसकी रिएक्शन क्या हुई, सरफेस ने इस वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया N1, तो ये वाला क्या है, ऑन फर्स्ट ब्लॉक ऑन सरफेस, मैंने FBD बनाई दोनों की, ये तो है फर्स्ट की, ये है सेकंड की, दोनों को पॉइंट मास मान लिया, दोनों की FBD मैं बनाना चाह रहा हूं यहां, ठीक है, दोनों की FBD मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। देखो फर्स्ट वाले ब्लॉक पर, ये रहा फर्स्ट वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये रहा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे एक एक चीज ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ, बाद में नहीं लिखूंगा ये सब चीजें। देखो फर्स्ट वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऑन फर्स्ट ब्लॉक N2 किस तरफ, नीचे की तरफ, सही, ऑन फर्स्ट ब्लॉक किस तरफ, N1 देखो किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और एक mg किस तरफ, नीचे की तरफ, ये FBD बन गया। देखो दिस इज FBD ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड वाले ब्लॉक को देखो ध्यान से, सेकंड वाला ब्लॉक, ऑन सेकंड ब्लॉक केवल कौन सा लग रहा है, N2 ऊपर की तरफ, दिस इज N2 और नीचे की तरफ एक M2G, दिस इज M1G एंड दिस इज M2G, ये FBD हो गया। बात समझ में आ गई, वापस से देख लो, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पर एक और फोर्स लगाएगा, सरफेस इस वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान से देख लो, जितने कांटेक्ट होंगे, देयर आर 2 कांटेक्ट, दोनों नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, जितने कांटेक्ट होंगे दोनों नॉर्मल रिएक्शंस अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, दोनों नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होगी। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक। चलो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई यहां पे शक गुंजाइश ना हो शक की। चलो ठीक, नेक्स्ट ये है एक दीवार और इस दीवार पर एक स्फीयर रखा हुआ है, स्फीयर, इस दीवार पर एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक इस तरह से वी शेप का है और इस तरह से एक ये रखा हुआ है, एंड दिस इज द सेंटर। चेक करो कांटेक्ट कहां कहां है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा कोई कांटेक्ट यहां पे नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये जो सरफेस हो गई वो ये वाली हो गई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर टेंजेंट, स्फीयर पर टेंजेंट ड्रॉ की है, स्फीयर पर टेंजेंट ड्रॉ की है, तो वो कहां से पास होगा भाई, सेंटर से पास होगा टेंजेंट का नॉर्मल,
तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगी ये वाली N1 इस वाले सरफेस पर ना, स्फीयर पर, क्योंकि स्फीयर सरफेस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा तो सरफेस स्फीयर पर इस तरफ फोर्स लगाया। और दूसरा ये वाला N2, ये स्फीयर को मैंने पॉइंट मास माना, एक लगा N1, दूसरा लगा N2 और तीसरा लगा mg। ठीक है, इस तरह से फोर्स लगा। और देखो एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखो एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट, एक फोर्स मैं यहां पे ऑलरेडी लगा रहा हूं, फोर्स F, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। बता दो कॉन्टेक्ट कहां कहां है फटाफट से। 1 ये सरफेस है और ये वॉल है, वॉल 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉन्टेक्ट्स। तो 4 अलग अलग नॉर्मल रिएक्शंस लगेगी। तो मैं बोल देता हूं N1 N2 N3 N4। देखो अब यहां पे, अब मैं सरफेस पर नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्टली ब्लॉक पर लगाओ। ये वाला ब्लॉक सरफेस पर किस तरह से लगाएगा, नीचे, तो इस सरफेस के कारण इस पर किस तरफ लगेगा, ऊपर। तो ये लग गया N1। ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को किस तरफ पुश कर रहा है, इस तरफ। तो ये वाले ब्लॉक ने इस पर इस तरफ रिएक्शन फोर्स लगाया N2, इसका रिएक्शन क्या हुआ, ये N2 लग गया यहां पे। सही है। नेक्स्ट यहां पे देखो ध्यान से, सरफेस इस वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगी N3। नेक्स्ट यहां पे देखो वॉल किस तरफ लगाएगी, बिल्कुल सही, इस तरफ N4। अब देखो ये वाले जो फोर्स लग रहे हैं N1 और N2 ऑन फर्स्ट, ये जो फोर्स लग रहे हैं बाकी के सारे ये ऑन सेकेंड। ये जो फोर्स F लग रहा है ये भी किस पर लग रहा है, देखो ऑन फर्स्ट। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका इफेक्ट यहां पे भी तो आएगा। अरे मैं तो खाली इतना सा बोल रहा हूं, फोर्स देख लो कौन से ब्लॉक पर लग रहा है, वो इफेक्ट आना होगा ना, वो FBD में अपने आप आ जाएगा। चलो बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट पर एक तो लग रहा है F, किस तरफ देख लो, इस तरफ। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया F। एक लग रहा है N1 किस तरफ, ऊपर की तरफ N1। एक लग रहा है N2 किस तरफ, इस तरफ N2। और एक लग रहा है mg। ये डायग्राम हो गया, FBD हो गया ये। सेकेंड वाले ब्लॉक की हम बात करते हैं। सेकेंड वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेकेंड वाले ब्लॉक पर एक लग रहा है N2 इस तरफ, N3 ऊपर और N4 इस तरफ, और ये हो गया mg। आ गए सारे फोर्स, तो ये FBD हो गए बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी से काफी कुछ एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फोर्स में चलते हैं, टेंशन, ठीक है। पहले इसके कुछ एग्जांपल और हम कर लेते हैं, जैसा कि ये। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आप बनाते जाओ, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा एक साथ ही। नॉर्मल की डायरेक्शन भी बता दो ना, ये सरफेस है और ये एक गोला रखा हुआ है।
दिस इज स्क्वायर एट एन एंगल 45 डिग्री, चलो 30 डिग्री मान लो इसको, 30 डिग्री। अब बताओ, चलो सबसे पहले कांटेक्ट पहचान लो भैया। एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इस पर परपेंडिकुलर मतलब किस तरफ लग जाएगा, एक तो लगेगा इस तरफ, एक लगेगा इस तरफ। अब इसकी डायरेक्शन लिख दो, देखो एक तो लगेगा N2 और एक लगेगा N1। डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला एंगल जो है बेटा वो 30 है, ये 30 तो ये भी 30 हो गया, और ये तो नॉर्मल है ना 90 डिग्री वाला, ये तो 90 डिग्री है यहाँ पे ये वाला एंगल, तो ये 30 हो गया, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो यहां से 60 डिग्री पर और नीचे की तरफ mg, ठीक है आ गया। अब मुझे सॉल्व करना होगा, सॉल्व मैं कर लूंगा, कोई खास बात नहीं है, सॉल्व करना बाद में सिखाऊंगा ना, पहले ये हम देख लेते हैं, फिर बाद में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखो, यहां पे पॉइंट कांटेक्ट में है, सरफेस तो ये है बॉडी की, कोई भी एक सरफेस देख लो जो भी कांटेक्ट में है भाई, तो इसके परपेंडिकुलर ये आ गया N1, और यहां पे इसके परपेंडिकुलर ये आ गया N2, सही है, और नीचे की तरफ mg, लेकिन एंगल भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना, तो देखो एंगल कैसे देखता हूं मैं, यहां पे एंगल कौन कौन से वे लगेंगे, यही तो राज है। हाँ भाई बताओ, ये वाला एंगल बेटा ये कितना है अपने पास, 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री है, हाँ है ना। अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ऐसे बना लिया मैंने, ये वाला एंगल है 30, ये 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 120, ये कितना हो गया बेटा कंप्लीट 120। अच्छा ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30 हो गया, ये 90 है, तो बाकी बचा निकाल लो, ये वाला एंगल आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। कई क्वेश्चंस में एंगल बड़े ही कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे, तो एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको ये चीज यहां पे सॉल्व करनी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। डायरेक्टली देख लो ना, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 और 90 120 हो गया, तो ये कितना बचा भाई 60 डिग्री बच गया। डायरेक्टली ऐसे निकालो ना, इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस करने की आवश्यकता हमें नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, 30 90 120 120 और 60 180 डिग्री। सिंपल सा ही तो है यार, इसमें कोई टफ थोड़ी है। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और देखो एक जनरल क्वेश्चंस जो कि पूछ लेता है एग्जाम में, ये दो अलग अलग डायग्राम में बना रहा हूं बेटा। ये वॉल है, सरफेस है, और एक लैडर इस तरह से रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट ऐसे है, और इस डायग्राम में ये एक लैडर इस तरह से रखा हुआ है। समझ रहे हैं, दोनों ही केस समझ में आ गए आपको इस तरह से। अब देखो बताओ, यहां पे सिंपल सा ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, सरफेस पॉइंट कौन सा है बॉडी का, तो ये वाली सरफेस हमारे पास कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर N1, वापस से ये वाला पॉइंट है बॉडी का, इस सरफेस के परपेंडिकुलर N2। अगर मैं FBD ड्रॉ करता हूं तो N1 तो इस तरफ और N2 देखो ऊपर की तरफ। बॉडी को मैंने एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, ये रहा पॉइंट मास N1 बॉडी पर। देखो N1 तो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लगा दिया, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगा दिया, एक mg लगा दिया। सीढ़ी फिसलती है क्या, डर लगता है? एक आदमी को खड़ा करते हैं, आप तू पकड़ के रखना, तू पकड़ के रखना, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा सीढ़ी के ऊपर,
तू छोड़ देगा तो डर जाते हैं अपन, खासकर तब जब फ्रिक्शन ना हो, खुरदरी सरफेस ना हो, रफ सरफेस ना हो। तब स्मूथ सरफेस है तो बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों? देखो इस सीढ़ी पर इस तरफ के फोर्स को तो, ऊपर नीचे वाले फोर्स को तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स है N1, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? कोई नहीं, फिसल जाएगी ना इस तरफ। इसलिए तू पकड़ के रख सीढ़ी को। यहां पे देखो, अब यहां पे इसका तो पॉइंट कांटेक्ट में है और ये सरफेस कांटेक्ट में है, मतलब इसके परपेंडिकुलर N1। ये वाला पॉइंट है, ये सरफेस है N2। समझ में आया? इस चीज का इफेक्ट देख लो ध्यान से बस। जो सरफेस कांटेक्ट में है ना, जो सरफेस है कांटेक्ट में, उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए फोर्स। पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? पॉइंट तो पॉइंट होता है, पॉइंट के परपेंडिकुलर सारी डायरेक्शन पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है। तो जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर एक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात नॉर्मल रिएक्शन की? बिल्कुल अच्छे से। ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये नॉर्मल रिएक्शन है। हम ऐसे अप्लाई करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वापस से सुन लो, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्शन रिएक्शन टाइप ऑफ फोर्स when two surface are in contact, then at the point of contact there will be normal contact force which will act action and reaction on different bodies. Normal reaction will act along the perpendicular direction of the surface, always along the perpendicular direction of the surface always. चलो टेंशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड फोर्स टेंशन। टेंशन इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने और किसी की बात नहीं की है, मैं मतलब और कोई मतलब मैं फोर्स की केवल आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। जैसे ही हमारा नॉर्मल और टेंशन खत्म होगा हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, फिर क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे स्मूथली। ठीक है, तो एक बार इनको लगाना सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर इनको लगाना सीख लिया ना आपने, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी। चेक करो, टेंशन फोर्स, टेंशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे मान लो एक रस्सी है मेरे पास, एक रस्सी है, रस्सी में जैसे अज्यूम करो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रस्सी के मॉलिक्यूल्स हैं। सोचो रस्सी लटक रही है, मैं रस्सी कोई भी उस, मान लो एक रस्सी को छत से लटका रखा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक रस्सी को बिल्कुल छत से लटका रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास रस्सी है, बिल्कुल एक रस्सी दिख तो रही है ये वाली, देखो ये रस्सी है, चलो ठीक है, ये रस्सी है, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, ये रस्सी है, इस रस्सी को मैं ऐसे खींच रहा हूं। क्या आपको महसूस हो रहा है रस्सी भी आपको खींच रही है? आपके हाथ में दर्द महसूस हो रहा है थोड़ा सा? अगर मैं बहुत तेज खींचूंगा तो इसको, मैं रस्सी को खींच रहा हूं, क्या आपको बिल्कुल महसूस हो रहा है रस्सी आपको खींच रही है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आपने क्या किया रस्सी को खींचने पर? आपने किया क्या, इसको जब रस्सी को आपने खींचा तो ठीक है, आपने रस्सी को खींचा तो क्या किया आपने? इस तरह से रस्सी को खींचा। रस्सी में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उन पर आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की कोशिश करता है, एक इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। आप मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स वापस अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मतलब इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इसी का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का।
तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ने आपके साथ क्या किया, इस तरफ डेवलप हो गए, आप इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इस तरफ डेवलप हो गए, इस तरफ। अब ये फोर्स कहां पे लगते हैं, ध्यान से देखो। अब पहले तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसी को हम टेंशन कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन ये वो वाली टेंशन नहीं है जो माइंड पे होती है, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं है, दूसरी है टेंशन फोर्स, इसी को हम कहते हैं। ये फोर्सेस को आप ध्यान से अगर देखोगे, इसकी डायरेक्शन देखो, टूवर्ड्स स्ट्रिंग, और टूवर्ड्स स्ट्रिंग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे छत से एक स्ट्रिंग को लटका दिया, एक ब्लॉक को। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो रस्सी में एक टेंशन डेवलप हो गई, ये रस्सी ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब ऐसे टी। और यहां पे देखो, छत रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्या ये वही चीज हो गई कि आपने दोनों तरफ से फोर्स लगाया और उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, तो रस्सी ऐसे खींच रही है। तो रस्सी छत पर किस तरफ फोर्स लगाएगी, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, ये टुवर्ड्स द स्ट्रिंग हो गया टेंशन टी, ये टुवर्ड्स द स्ट्रिंग हो गया टेंशन टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे खींचता हूं, ये रस्सी है और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, फोर्स एफ, तो रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, मतलब इस तरफ टेंशन टी, और यहां पे वापस इस तरफ टेंशन टी। अब देखो आप, मैं यहां पे भी टी लगाया, यहां पे भी टी लगाया, T1 T2 नहीं लगाया। तो आइडियल स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं और बताता हूं, देखो इसको समझ में आ गया टेंशन फोर्स क्या होता है और किस तरफ लगता है, टेंशन फोर्स क्या होता है और किस तरफ ये एक्ट होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है इन एक्सटेंसिबल, खींचने वाली नहीं हो रस्सी, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी किसी रस्सी को खींचा होगा, उसको खींचते हो तो खींच जाती है ना, लेकिन इसको मैंने खींचा, क्या ये खींच गई, नहीं खींची, ये इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग, रस्सी स्ट्रिंग, ये जो होती है ये होती है आइडियल। एट एवरी पॉइंट टेंशन इज सेम। अगर रस्सी में 10 न्यूटन की टेंशन डेवलप हो रही है तो रस्सी के हर एक पॉइंट पर 10 न्यूटन का ही टेंशन रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल स्ट्रिंग, जैसे इनएक्सटेंसिबल, एंड आपको यही स्ट्रिंग दी जाएगी अभी के लिए, इनएक्सटेंसिबल, जो खींचने वाली नहीं होती। दूसरी एक खींचने वाली रस्सी होती है, वो उसको हम स्प्रिंग के जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्प्रिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इनएक्सटेंसिबल बट नॉट मासलेस, मास है रस्सी का मास 0 नहीं है, तो उस केस में टेंशन विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। इन दोनों पॉइंट्स को गांठ बांध लो, बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों तरह की स्ट्रिंग्स देखेंगे। मास अगर है रस्सी का तो टेंशन बिल्कुल भी अलग अलग होगी। इसका एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। सोचो, मैंने यहां पे एक रस्सी बांध रखी है जिसका मास ये है, सांकड़
साकड़ जानते हो ना, साकड़ वो बांध रखी है। तो सोचो यहां पे इस वाले ये वाले एंड पर कोई वजन ये सह रहा है क्या? नहीं सह रहा। लेकिन इस वाले एंड पर बोलूं तो ये पूरा का पूरा मास इस वाले एंड पर लग रहा है। तो दैट इज द रीजन ये डिफरेंट हो जाता है। टेंशन विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इस वाले पॉइंट पर की मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट पर ये पूरा का पूरा मास यहां पे लग रहा है। तो टेंशन विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बिल्कुल आराम से। ठीक, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रस्सी में कैसे क्या फोर्स लगते हैं। बस डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, ओनली डायरेक्शन, नथिंग एल्स, ओनली डायरेक्शन। जैसे ये एक पुली है, पुली जानते होंगे, पुली, वो भी आइडियल लूंगा। वो आइडियल, आइडियल का मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस। जो कुएं से पानी निकाला जाता है ऐसे, रस्सी एक तरफ ऐसे जा रही होती है और नीचे बाल्टी से तो हम ऐसे ऐसे खींचते हैं उसको, वो पुली, ताकि बहुत आराम हो जाता है, हम आराम से खींच सकते हैं। इसलिए ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये एक ब्लॉक लटका हुआ है। चलो एफबीडी बनाए। देखो यहां पर टेंशन T, सही है। नेक्स्ट इसकी बात करो, ये पुली, ये भी कांटेक्ट है यहां पे, तो इस वाले पॉइंट पर टेंशन T, इस वाले पॉइंट पर टेंशन T टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, इस वाले पॉइंट पर टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरफ है? इस तरफ, टेंशन T। हालांकि इस तरफ भी है लेकिन फोर्स जो लगेगा किनारे पे वो इसी तरफ लगेगा। नेक्स्ट एफबीडी बनाए, सभी कुछ आ जाएगा इसमें। नॉर्मल रिएक्शन भी बतानी है, 1 2 एंड 3 सब कुछ बता दो, क्या क्या फोर्स लग रहा है। ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। तो फर्स्ट वाले को देखो, कांटेक्ट ये रहा, तो पहले वाले पर सरफेस के कारण ये फर्स्ट है, इस वाले पर सरफेस के कारण एक फोर्स लगा N1। क्या ये सेकंड वाला भी फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ? चलो फर्स्ट वाले का डायग्राम जो है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा राज छिपा हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा एक सवाल है फर्स्ट वाले का, एफबीडी ड्रॉ करना। चलो सेकंड वाले का हम ड्रॉ करते हैं एफबीडी। सेकंड वाले का ध्यान से देखो, एक तो टेंशन T इस तरफ लग रही होगी, एक फर्स्ट वाले के कारण नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्या, और एक mg इस तरफ लग रहा होगा क्या? ठीक है, तो ये है सेकंड वाले का एफबीडी। और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। थर्ड वाले का देखो एफबीडी, ऊपर की तरफ टेंशन खींच रहा होगा क्या? नॉर्मल लग रहा है क्या? कहीं पे कांटेक्ट है? नहीं है। नीचे mg। नेक्स्ट, अच्छा ये वाली टेंशन, इस पुली का कांटेक्ट एक ये, इधर भी तो टेंशन T है और इधर भी एक टेंशन T है, ये भी तो है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। मतलब इस पुली को एक रस्सी इस तरफ खींच रही है T से, एक रस्सी इस तरफ खींच रही है T से। ठीक है, ये है सिस्टम। अब बताओ फर्स्ट वाले का डायग्राम मैं बना रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसका रिएक्शन सेकेंड वाला ब्लॉक नीचे की तरफ लगाएगा, कितना फोर्स? N1, जितना इसने फर्स्ट वाले पर लगाया। सही है। नेक्स्ट, यहां पे एक और फोर्स लग रहा होगा N2, बिल्कुल लगा दो। और कोई फोर्स mg, नीचे की तरफ mg, और कोई फोर्स। ये ही सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
केवल यही पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये पुली जो है बेटा, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिग ब्लॉक और वी कैन से फर्स्ट ब्लॉक। इसका मतलब जितने भी फोर्सेस पुली पर लग रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फोर्सेस पुली पर लग रहे होंगे वो, जितने भी फोर्सेस इस पुली पर लग रहे होंगे वो भी इस फर्स्ट वाले ब्लॉक पर लगेंगे। और पुली पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला टी और एक ये वाला टी नीचे की तरफ। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था भाई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, केवल एफबीडी ड्रॉ करने का और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं केवल एफबीडी ड्रॉ करने का। अब की बार वेज वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। वेज बार बार यहां पे आएगा। वेज मतलब एक ट्रायंगुलर इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इस पर रॉड रख दी गई है ऐसे, और इस रॉड को इन दो फिक्स स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे रखा गया है, और यहां से एक ब्लॉक को, ये पुली फिक्स है, इस तरह से रखा गया है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो बताओ, ठीक है, बताओ भाई। देखो फर्स्ट वाले पर कांटेक्ट है और कुछ है नहीं है, तो एक तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर बेटा हमेशा N1, ये किस पर लगा, ऑन रॉड। इसका जस्ट रिएक्शन क्या होगा, N1 इस पर भी तो लग जाएगा, किस पर, वेज पर। यहां पे कांटेक्ट है बेटा, यहां पे एक कांटेक्ट है तो एक और लग गया N2। नीचे की तरफ सरफेस पर मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, स्ट्रिंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग T। इस पुली पर फोर्स मुझे लिखने से मतलब नहीं है, चाहे तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि बिकॉज पुली इज नॉट द पार्ट ऑफ वेज। यहां पे टेंशन T, नीचे mg। तो चलो बना दो फर्स्ट वाले के लिए, एक तो लगेगा N1 और एक लगेगा बेटा mg। सेकंड वाले के लिए एक लगेगा N2 ये वाला, एक लगेगा N1 ये वाला, और एक लगेगा mg ये वाला, और एक लगेगा टेंशन T ये वाला। सारे आ गए। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस। अगर एक भी फोर्स आपने मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ऊपर टेंशन T और नीचे mg। इस तरह से आपको एफबीडी बनाने आने चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस को संभाल के रखो, सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल संभाल के रखो ताकि घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चंस की बार बार, जो मैंने बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, एक भी फोर्स अगर मिस हुआ ना तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बारे में, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चंस नहीं थे, ये केवल एफबीडी बनाना हमने सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।